हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर हीट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन जो आपका ये चैप्टर है इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे। आज हम इसके जो आगे के क्वेश्चन आंसर्स है उन्हें देखेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर्स हैज अ किंग। यानी आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तापमापी है यानी थर्मामीटर है जिसमें किंग होता है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर, दूसरा क्लिनिकल थर्मामीटर, तीसरा बोथ ए एंड बी, और डी डिजिटल थर्मामीटर। यानी आपसे ऐसा पूछा गया है कि जो आपका तापमापी होता है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तापमापी है जिसमें किंग होता है। तो अगर हम बात करें लेबोरेटरी थर्मामीटर की, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज हम ह्यूमन बॉडी के अलावा बाकी सब चीजें या जो भी आपके पास सब्सटेंसेस हैं, जो भी आपके पास क्या है सब्सटेंसेस हैं, उनका टेम्परेचर यानी उनका तापमान मापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि आपका गर्म दूध हो गया, गर्म पानी, इस तरीके की बहुत सारी जो अलग अलग पदार्थ है उनका तापमान मापने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। अगर हम बात करें डिजिटल थर्मामीटर की, तो डिजिटल थर्मामीटर एक ऐसा थर्मामीटर होता है जिसमें हम मरकरी यानी पारे का उपयोग नहीं करते। यानी जो आपका डिजिटल थर्मामीटर होता है, इस थर्मामीटर में जो आपको रीडिंग मिलती है वो डिजिटल फॉर्म में या न्यूमेरिक फॉर्म में या नंबर की फॉर्म, संख्याओं के रूप में आपको मिलती। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर की। तो क्लिनिकल थर्मामीटर को हम डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर को हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं, और क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर यानी मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। हम क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, ठीक है, उसकी रीडिंग हम क्या करते हैं, जब हमने सपोज किसी भी आपके पास बीकर है, उसमें आपने गर्म पानी रखा है, गर्म पानी के ऊपर आपने क्या किया है, थर्मामीटर यानी लेबोरेटरी थर्मामीटर को रखा है। फिर आप क्या करते हैं, जैसे ही आप क्या होता है जो आपका थर्मामीटर है बीकर से बाहर निकालते हैं, तो आप ये देखते हैं कि जो उसमें पारा है यानी मरकरी है, उसका जो लेवल है वो नीचे चला गया। तो यानी कि जब भी आप लेबोरेटरी थर्मामीटर से रीडिंग करेंगे तो आपको कब करनी है, जब आपके पास जो बीकर है उसमें पानी है, पानी में आपको डिप करके उस थर्मामीटर को, तापमापी को उसके अंदर रख के आपको क्या करना होता है, मरकरी का लेवल देखना होता है। वहीं क्लिनिकल थर्मामीटर की जब हमने बात की थी तो हमने क्या देखा था कि क्लिनिकल थर्मामीटर से हम बॉडी का टेम्परेचर मापते। तो हम क्या करते हैं, जीभ के नीचे आपका क्लिनिकल थर्मामीटर रखते, फिर बाद में आप जब उसे मुंह से बाहर निकालते हैं तो बाहर निकाल के आप तब टेम्परेचर को नोट करते हैं या रीडिंग लेते हैं। तो बेसिकली हमने ये देखा था कि जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है उसे ह्यूमन बॉडी या मानव के शरीर से बाहर निकालने के बाद उसका जो मरकरी है, पारा जो है, पारे का लेवल नीचे एकदम से क्यों नहीं जाता है, किसके कारण, किंग के कारण। तो किंग इसीलिए आपका जो है क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, इसमें होता है ताकि जब हम बॉडी से बाहर थर्मामीटर को निकालें तो थर्मामीटर में जो मर्क्यूरी है यानी पारा है उसका लेवल एकदम से डाउन ना। यानी जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है इसमें किंग होता है, क्या होता है, किंग होता है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है यानी क्लिनिकल थर्मामीटर।
अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर रीडिंग ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर। यानी जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, डॉक्टरी तापमापी होता है या थर्मामीटर होता है, इसकी जो रीडिंग होती है टेम्परेचर की, तापमान की जो उसमें रीडिंग होती है, उसकी रेंज क्या होती है, ये आपसे पूछा गया। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, पहला 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, दूसरा -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, और चौथा 32 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे ये कहा गया है कि जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है, इसमें जो रीडिंग का टेम्परेचर रेंज होता है वो कितना होता है। जैसे कि हम जानते हैं जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है वो, उसका उपयोग हम मानव शरीर के जो तापमान है यानी ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मापने के लिए करते हैं। तो जब हम थर्मामीटर के बारे में समझ रहे थे तो हमने ये कहा था कि जो आपके पास थर्मामीटर होता है उसकी जो रेंज होती है वो उस थर्मामीटर के यूज के ऊपर डिपेंड करती है, यानी हम उस थर्मामीटर का उपयोग किस चीज के लिए कर रहे हैं, इसके ऊपर उसकी जो रीडिंग होती है उसके ऊपर ये जो उसकी रीडिंग है वो डिपेंड करती है। तो जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर की बात कर रहे हैं और क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग हम शरीर के टेम्परेचर को नापने के लिए करते हैं, तो यानी कि जो इस थर्मामीटर की जो रेंज होनी चाहिए वो आपकी जो है ऐसी रेंज होनी चाहिए कि जिसके बीच में जो है ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है, ह्यूमन जो मानव शरीर है, उसका टेम्परेचर जिस रेंज पे लाई करता है उसके बीच होना चाहिए। और हम ये जानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी होती है उसका टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो आपका टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो आपका 35 और 42 के बीच में ही लाई करता है, इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं जाए। तो इस कारण जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपका कुछ इस तरीके से है, Which of the following thermometer contain mercury? आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तापमापी है या थर्मामीटर है जिसपे पारा होता है, जिसमें क्या होता है, पारा यानी मर्क्यूरी होता है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपके ये हैं, पहला आपका ऑप्शन है क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा है लेबोरेटरी थर्मामीटर, तीसरा है बोथ ए एंड बी, और चौथा है नन ऑफ दिस। आपसे ये पूछा गया है कि जो आपका कौन सा ऐसा थर्मामीटर है जिसमें मर्क्यूरी होता है। सबसे पहले हम क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करते हैं। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जैसे कि आप जानते हैं इसमें क्या होता है, मर्क्यूरी होता है, और जब मर्क्यूरी एक्सटेंड होता है यानी जो पारा है जब वो एक्सटेंड होता है और जो आपकी थर्मामीटर की जो ग्लास ट्यूब होती है उस पे उसका जो लेवल है बढ़ता है, तब जाके हमें ये पता चलता है कि उस शरीर का टेम्परेचर क्या है जिसपे हमने इसका यूज किया है या जिसपे हम जो है टेम्परेचर ना। लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करें तो लेबोरेटरी थर्मामीटर में भी आपका मर्क्यूरी होता है, जिसके जो है लेवल बढ़ने से हमें ये पता चलता है कि जो भी सब्सटेंस, जो भी आपके पास पदार्थ है उसका टेम्परेचर यानी तापमान कितना है। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा आपका ए और बी दोनों है, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर, यानी जो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपका ये है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर रीडिंग ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसका जो तापमान की जो रीडिंग की जो रेंज है, ठीक है, टेम्परेचर के रीडिंग की रेंज है वो क्या है।
तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपके ये हैं। पहला ऑप्शन है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। तीसरा है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। और चौथा है -10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके ऑप्शंस हैं और आपको ये बताना है कि जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उस पे जो टेम्परेचर की रीडिंग होती है उसकी रेंज क्या होती है। तो अगर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करें तो लेबोरेटरी थर्मामीटर का उपयोग हम अलग अलग तरीके के जो पदार्थ होते हैं उनके तापमान को मापने के लिए करते हैं। यानी इसकी जो रेंज होगी वो ज्यादा होगी क्योंकि हम बहुत सारी अलग अलग वैरायटी या अलग अलग तरीके के जो पदार्थ है उनका तापमान हम इससे मापते हैं। तो यानी कि जो इसकी रेंज होगी वो कुछ इसके काम के अकॉर्डिंग होती है, जैसे कि आप जानते हैं। तो इसकी जो रेंज होगी बेसिकली वो आपकी -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस की होगी। यानी आपका जो ऑप्शन हो, जो आपका आंसर है वो आपका ऑप्शन ए। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी इज कॉल्ड। यानी ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म वस्तु से या गर्म जो आपके पास बॉडी है उससे ठंडी बॉडी की तरफ क्या कहला। यानी इसमें आपसे ये कहा गया है कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है एक गर्म शरीर से ठंडे शरीर की तरफ क्या कहलाता है। पहला है आपका कंडक्शन यानी चालन, दूसरा है इंडक्शन, तीसरा है कन्वेक्शन यानी संवहन और चौथा है आपका रेडिएशन यानी विकिरण। आपसे पूछा गया है कि एक गर्म शरीर से ठंडे शरीर की तरफ जो ट्रांसफर होता है हीट का यानी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो अगर हम बात करें कंडक्शन की, कंडक्शन को आप चालन कहते हैं। इसको समझने के लिए हमने ये देखा था कि जब भी कोई सॉलिड, जो आपका सॉलिड होता है, ठोस होता है, जैसे कि आपने कोई रॉड ले, उसके एक एंड को, एक सिरे को हम गरम कर रहे हैं, तो क्या होता है जब हम उसके एक सिरे को गरम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ टाइम बाद उसका दूसरा सिरा भी गरम हो जाए। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, कंडक्शन कहा। कन्वेक्शन की बात करें, कन्वेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कन्वेक्शन में हमने क्या देखा था कि कन्वेक्शन हमने आपका लिक्विड और गैसेस में ऑब्जर्व किया था। यानी जो आपके तरल होते हैं, ठीक है, फ्लूइड्स होते हैं, उनमें हमने इसको देखा था। तो हमने क्या देखा था कि जब भी जो होता है आपका, जैसे कि आपने किसी फ्लास्क में पानी लिया है, उसे आप हीट कर रहे हो नीचे से, उसे ऊष्मा दे रहे हो, तो क्या होता है जो नीचे का जो पानी होता है जो कि आपके जो बर्नर है उसके कांटेक्ट में है वो गर्म हो जाता है और वो ऊपर चला जाता है और उसकी जगह फिर जो ठंडा पानी होता है वो लेता है और फिर ये साइकिल चलती है जब तक आपका पानी पूरा गर्म नहीं हो जाता। इस प्रोसेस को हमने कन्वेक्शन यानी संवहन कहा था। इसी तरीके से अगर हम रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, हीट का ट्रांसफर होता है विदाउट मीडियम, यानी बीच में आपको मीडियम है या नहीं इसका कोई मतलब रोल नहीं है, यानी मीडियम का इसमें किसी भी तरीके का रोल नहीं होता है, माध्यम का इसमें किसी तरीके का रोल नहीं होता है। इसमें जो हीट ट्रांसफर होता है उसे हम रेडिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि हीट ट्रांसफर हो रही है एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। यानी इसमें जो है बेसिकली अगर हम देखें तो आपकी जो है बात हो रही है कंडक्शन यानी चालन की। तो चालन जैसे कि हम जानते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे कि सॉलिड्स होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, उनकी जैसे एक पार्ट को हम गर्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके दूसरे पार्ट तक उस सॉलिड रॉड या जो भी आपके पास वस्तु है उसका दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रहा है
एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, चालन यानी कंडक्शन कहते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए यानी कंडक्शन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द सोर्स ऑफ हीट एंड हीटेड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण जिसमें जो आपका ऊष्मा का स्रोत है और जो आपकी हीटेड ऑब्जेक्ट है यानी जो आपकी गर्म वस्तु है, उनके बीच में क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के कांटेक्ट यानी संपर्क में नहीं होते। तो ऐसी जो हीटिंग प्रोसेस है, ऐसी जो आपकी जो है हीट करने की जो प्रोसेस है यानी ऊष्मा स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। पहला है आपका कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन और चौथा है आपका इंडक्शन यानी चालन, संवहन, विकिरण। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें बगैर कांटेक्ट के हीट ट्रांसफर होता है यानी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो अगर हम रेडिएशन की बात करते हैं तो रेडिएशन जिसे हम विकिरण कहते हैं, तो हम ये जानते हैं कि रेडिएशन वो मेथड है जिसकी वजह से जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो धरती है, वो गर्म होती है। किससे? सूर्य की ऊष्मा से, यानी सन की जो हीट है वो हमारे तक आती है रेडिएशन के माध्यम से, विकिरण के माध्यम से। यानी अगर हम रेडिएशन को देखें तो रेडिएशन में क्या होता है, जो आपका सोर्स है हीट का, जैसे कि अभी हमने बात करी हीट का सोर्स क्या है, हमारे अभी जो केस है इसमें ऊष्मा का स्रोत क्या है आपका, सूर्य यानी सन है। और कौन सी ऑब्जेक्ट हीट हो रही है, पृथ्वी गर्म हो रही। तो डायरेक्ट कांटेक्ट यानी जो है संपर्क तो है नहीं, ये किसके थ्रू हो रहा है, आपका रेडिएशन के थ्रू हो रहा है, क्योंकि इसमें मीडियम का भी कोई रोल नहीं है, यानी जो माध्यम है उसका भी किसी तरीके का रोल नहीं है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका रेडिएशन यानी विकिरण होगा। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी से ये पूछा गया है कि जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, उसका जो है नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है, ए है 35 डिग्री सेल्सियस यानी 35 डिग्री सेल्सियस, बी है 37 डिग्री सेल्सियस यानी 37 डिग्री सेल्सियस, सी है 40 डिग्री सेल्सियस यानी 40 डिग्री सेल्सियस और डी है 42 डिग्री सेल्सियस यानी 42 डिग्री सेल्सियस। आपसे ये पूछा गया है कि नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का क्या होता है। तो अगर हम बात करें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की, ह्यूमन बॉडी की, तो हम ये जानते हैं कि जो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जैसे कि हमने जब हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे थे और हम क्लिनिकल थर्मामीटर यानी आपका जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसके बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने ये देखा था कि वो जो है थर्मामीटर जो होता है, जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है, उसकी रीडिंग ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है या उसी के अकॉर्डिंग रखी है। तो जो आपका ह्यूमन बॉडी का या मानव शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो आपका जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यानी कि जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी है, जो कि आपका 37 डिग्री सेल्सियस यानी 37 डिग्री सेल्सियस है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपका ये है, द मटीरियल्स विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड, यानी वो पदार्थ जिनसे ऊष्मा आसानी से पास हो जाती है, वो पदार्थ जिनसे ऊष्मा आसानी से क्या हो जाती है, पास हो जाती है, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो आपके ये हैं। आपका जो पहला ऑप्शन है वो है इंसुलेटर,
दूसरा है कंडक्टर, तीसरा है सेमीकंडक्टर्स और चौथा है पुअर कंडक्टर। तो आपसे ये पूछा गया है कि ऐसे पदार्थ जिनसे ऊष्मा इजीली पास हो जाती है उनको हम क्या कहें। सबसे पहले बात करते हैं हम इंसुलेटर। तो जो इंसुलेटर होते हैं ये एक ऐसे पदार्थ है जो कि अगर हम हीट के बारे में कहें तो इनसे क्या होती है, हीट पास नहीं हो पाती है, यानी ऐसे पदार्थ है जो अपने से हीट को या ऊष्मा को पास नहीं होने देते। अगर हम पुअर कंडक्टर की बात करें तो पुअर कंडक्टर जो आपके हीट के होते हैं यानी ऊष्मा के होते हैं वो कुचालक होते हैं, जिसे हम कुचालक कहते हैं, यानी इनसे जो है हीट पास नहीं हो पाती, ये अच्छे जो होते हैं कंडक्टर नहीं होते, चालक नहीं होते। अगर हम बात करें कंडक्टर यानी चालक की, किसकी बात करें, कंडक्टर्स यानी चालक की अगर हम बात करें तो जो आपके चालक होते हैं वो ऐसे मटेरियल्स हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हीट यानी ऊष्मा इजीली पास हो जाए। अगर हम हीट का कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं यानी ऊष्मा के बारे में अगर हम देख रहे हैं तो कंडक्टर ऐसे पदार्थ है, चालक ऐसे पदार्थ है जिनसे ऊष्मा आसानी से पास हो जाए। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, जो कि आपका कंडक्टर्स है यानी चालक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। आपसे पूछा गया है कि आपका इनमें से कौन सा इंसुलेटर है। तो आपके ऑप्शन है, पहला है वुड यानी लकड़ी, बी है आयरन यानी लोहा, सी है कॉपर यानी तांबा, डी है जिंक। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो निम्नलिखित जो आपको ऑप्शंस दिए हैं, विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि आपका इंसुलेटर है। अगर हम बात करें आयरन, कॉपर और जिंक, तो हमने ये देखा था कि ये क्या है, आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी ऊष्मा के सुचालक। क्या है, ऊष्मा के सुचालक है। वहीं अगर हम वुड यानी लकड़ी की बात करें, वुड यानी लकड़ी की बात करें तो वुड एक ऐसा पदार्थ है जो अपने से ऊष्मा को पास नहीं होने देता, यानी इससे क्या होता है, हीट का फ्लो नहीं हो पाता, ऊष्मा इससे फ्लो नहीं कर पाता है, यानी कि ये क्या है, एक इंसुलेटर है। तो यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए यानी वुड यानी लकड़ी है। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड, यानी समुद्र से आने वाली हवा को क्या कहते हैं। समुद्र से आने वाली हवा को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। पहला है आपका सी ब्रीज यानी समुद्र समीर या समुद्री समीर, सेकंड है लैंड ब्रीज यानी स्थल समीर, सी है विंड और आपका डी है नन ऑफ दीज। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो समुद्र से एयर आती है, हवा आती है, उसको हम क्या कहते हैं। अगर हम लैंड ब्रीज की बात करें तो लैंड ब्रीज हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको कोस्टल एरियाज में रात के समय दिखाई देती है। रात के समय आपका लैंड ब्रीज होता है और लैंड ब्रीज में क्या होता है, जो आपकी हवाएं हुए हैं, ठंडी हवाएं हैं, वो आपके लैंड से आपके सी की तरफ चलती है। और हमने ये देखा था कि इसमें क्या होता है आपका, कि रात के समय जो आपका लैंड होता है यानी जो स्थल होता है या धरती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है सी से, समुद्र से। तो जो समुद्र के ऊपर हवा होती है वो गर्म होती है, इस कारण वो ऊपर उठ जाती है और उसकी जगह लैंड के ऊपर जो ठंडी हवा है वो लेती है। फिर क्या होता है, जब आपकी वो गर्म हवा ऊपर उठ जाती है फिर लैंड यानी धरती या स्थल की तरफ जाती है, फिर वो ठंडी हो जाती है और फिर वो समुद्र के ऊपर आ जाती है और गर्म होके फिर वो ऊपर जाती है, ठंडी हो जाती है, फिर लैंड के ऊपर चली जाती है, वहां ठंडी हो जाती है अच्छे से।
तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। इसको हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं। यानी जो हवा चल रही है वो लैंड की तरफ से चल रही है, यानी लैंड से सी की तरफ। इसी तरीके से अगर हम सी ब्रीज की बात करें, किसकी बात करें, सी ब्रीज की बात करें, जिसे हम समुद्री समीर कहते हैं, तो हमने ये पढ़ा था कि ये आपके डे टाइम में होती है, यानी दिन के समय होती है। और दिन के समय क्या होता है, जो आपकी धरती है, यानी जो आपकी पृथ्वी है या जो स्थल है, वो जल्दी गर्म हो जाता है आपके समुद्र के कंपैरिजन में। तो क्या होता है, जो आपकी स्थल है, धरती है, उसके ऊपर की हवा गर्म है, इसलिए वो ऊपर उठ जाती, और उसकी जगह जो आपके समुद्र के ऊपर ठंडी हवा है वो उसकी जगह लेती है। फिर क्या होता है, फिर वो गर्म हो जाती है, वो ऊपर उठ जाती है, फिर वो समुद्र के ऊपर चली जाती है और फिर ठंडी हो जाती है, फिर वो गर्म होने के लिए लैंड की तरफ चली जाती है। तो इस तरीके का हमने प्रोसेस देखा था, जिसे हम सी ब्रीज कहते हैं। और हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि जो आपके कोस्टल एरियाज होते हैं, वहां पे जो घर बनाए जाते हैं, उनकी खिड़कियां समुद्र की तरफ की जाती है, ताकि समुद्र से आने वाली ठंडी हवाएं घर के अंदर। तो समुद्र से जब हवाएं आ रही हैं, तो ये हमने जो अभी देखा वो हमने किस केस में देखा, आपके सी ब्रीज यानी समुद्री समीर के केस में देखा। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए सी ब्रीज है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपका जो आप अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, विच कलर एब्सॉर्ब्स मोर हीट, यानी कौन सा रंग ऊष्मा को ज्यादा अवशोषित करता है। क्या करता है, अवशोषित करता है, यानी हीट को एब्सॉर्ब करता है। हमारे जो ऑप्शंस हैं वो आपके ये हैं। पहला है आपका ब्लैक यानी काला रंग, दूसरा है व्हाइट यानी सफेद रंग, तीसरा है ब्लू यानी नीला रंग, चौथा है आपका रेड यानी लाल रंग। यानी आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा रंग है जो ज्यादा हीट यानी ऊष्मा को अवशोषित करता है। जब हम कलर्स की बात कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि जो आपके लाइट कलर्स होते हैं, हल्के रंग होते हैं, और जो आपके दूसरे आपके डार्क कलर्स होते हैं, गहरे रंग होते हैं। तो बेसिकली हमने ये देखा था कि हम गर्मियों में हल्के कलर के रंग या हल्का रंग पहनना पसंद करते हैं, और सर्दियों में हम डार्क कलर पहनना पसंद करते हैं। और बेसिकली ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, आपके चारों तरफ गर्म होता है, तो आपको अपनी बॉडी को ठंडा रखना होता है, यानी अपने शरीर को आपको ठंडा रखना होता है। इसलिए हम जो आपके हल्के रंग के कपड़े होते हैं उनको हम पहनते हैं, क्योंकि जो आपके हल्के रंग के कपड़े हैं वो क्या करते हैं, आपकी जो हीट है, क्या है, जो आपकी हीट है, ऊष्मा है, उसे वो परावर्तित करते हैं, यानी रिफ्लेक्ट करते हैं। वहीं हम सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि डार्क कलर जो है वो क्या करता है, हीट को या ऊष्मा को अवशोषित करता है या एब्जॉर्ब करता है। तो बेसिकली हमें सर्दियों में शरीर को गर्म रखना होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, डार्क कलर के या गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। तो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने आपके ऑप्शंस है, इसमें जो आपका बी ऑप्शन है वो व्हाइट है, जो कि हल्का कलर है, तो ये आपके हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यानी ऊष्मा को अवशोषित नहीं करेगा। वहीं अगर हम रेड, ब्लू और ब्लैक की बात करें तो इनमें से सबसे जो डार्क कलर है वो आपका ब्लैक है। तो यानी जो आपका ये क्वेश्चन है जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रंग है जो सबसे ज्यादा जो है ऊष्मा को अवशोषित करेगा, तो वो आपका कौन सा है, ब्लैक कलर यानी काला रंग। अब आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान की एसआई यूनिट आपसे पूछी गई है। क्या पूछी गई है, तापमान की एसआई यूनिट आपसे पूछी गई। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपके ये हैं, पहला है केल्विन, दूसरा है सेल्सियस, तीसरा है फ़ारेनहाइट और चौथा है नन ऑफ दीज।
पहला है केल्विन, दूसरा है सेल्सियस, तीसरा है फ़ारेनहाइट और चौथा है नन ऑफ दिस। तो जैसे कि आप इन ऑप्शंस को देख सकते हैं, तो आपके जो तीनों ऑप्शन हैं वो आपके टेम्परेचर की यूनिट आपको शो कर रहे हैं, यानी तीनों आपको जो है ये टेम्परेचर या आप कह सकते हैं तापमान के मात्रक। पर इसमें अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो जो हमारी एसआई यूनिट है टेम्परेचर की यानी तापमान की, वो आपकी केल्विन होती है। सेल्सियस को हम इंडिया में यूज करते हैं, इसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट जो है ये आपकी पुरानी यूनिट है टेम्परेचर की, हम इसमें भी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो आपका जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की वो आपकी केल्विन है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, विच वन इज फिल्ड इन द बल्ब ऑफ अ थर्मामीटर, यानी जो थर्मामीटर का बल्ब होता है उसमें क्या भरा होता है। जो आपका थर्मामीटर का बल्ब होता है उसमें क्या भरा होता है, ये आपसे पूछा गया है। पहला है मर्क्यूरी, दूसरा है लेड, तीसरा है कॉपर और चौथा है आपका सिल्वर। पहला है आपका मर्क्यूरी यानी पारा, दूसरा है लेड, तीसरा है कॉपर और चौथा है सिल्वर। अगर हम थर्मामीटर की बात करते हैं तो हमने ये देखा है कि जो आपका थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर में क्या होता है, मर्क्यूरी यानी पारा होता है। तो जो पारा होता है, जब आप किसी भी बॉडी में या किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर नापते हैं और उसमें आप थर्मामीटर को रखते हैं, चाहे वो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर हो चाहे आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर हो, तो क्या होता है, जो थर्मामीटर की मर्क्यूरी होती है ये क्या होती है, एक्सटेंड होती है, वहां तक एक्सटेंड होती है जहां जितना जिस बॉडी पे आपने इसे रखा है, जिस पदार्थ में आपने इसको रखा है, यानी जिसका आप टेम्परेचर यानी तापमान मापना चाहते हैं, उसका तापमान कितना है उसके अकॉर्डिंग आपका मर्क्यूरी एक्सटेंड होता है। और हमने ये देखा है कि आपके जो ये दोनों तरीके के थर्मामीटर है, क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर, दोनों में आपका मर्क्यूरी का यूज होता है। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए यानी मर्क्यूरी। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, अ मार्बल टाइल would feel cold as compared to a wooden tile on a winter morning because the marble tile, यानी अगर हम मार्बल के टाइल की बात करें, किसकी बात करें, संगमरमर का जो टाइल होता है उसकी बात करें, तो वो ठंडा होता है, वो हमें ठंडा महसूस होता है। किसके कंपैरिजन में, वुड के टाइल यानी लकड़ी के टाइल के कंपैरिजन में सर्दियों। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है कि हमें मार्बल का टाइल ठंडा लगता है। पहला है, इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन वुड टाइल, क्योंकि ये ऊष्मा का सुचालक है वुडन टाइल से। बी है, इज पॉलिश्ड वाइड वुडन टाइल इज नॉट, जो आपकी मार्बल की टाइल होती है वो पॉलिश होती है जबकि लकड़ी की टाइल पॉलिश नहीं होती है। रिफ्लेक्ट्स मोर हीट देन वुडन टाइल, जो आपका मार्बल का टाइल है वो ज्यादा जो आपकी ऊष्मा है उसे परावर्तित करता है आपके वुडन टाइल के कंपैरिजन में, लकड़ी के टाइल के कंपैरिजन में। डी है, इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट देन द वुडन टाइल, यानी ये क्या है, आपका पुअर कंडक्टर है हीट का वुडन टाइल से यानी लकड़ी की टाइल। तो अगर हम मार्बल के टाइल की बात करें तो आपको जो मार्बल का टाइल होता है वो आपका कैसा होता है, ठंडा होता है। और मोस्टली हमने देखा है कि उसके जो कलर्स होते हैं वो आपके लाइट कलर्स होते हैं। ठीक है, कैसा होता है, लाइट कलर्स के भी होते हैं। वहीं अगर हम लकड़ी के टाइल की बात करें तो लकड़ी का टाइल आपका जैसे ब्राउन कलर का होता है या डार्क कलर्स में ही मोस्टली होता है। अगर हम हीट की बात करें तो जो आपका पत्थर है, वैसे ये दोनों आपके क्या है, जो आपका मार्बल होता है संगमरमर होता है और जो वुड है ये दोनों क्या है आपके
पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सॉरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपका जो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द वुडन टायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैगर रैप्ड हिमसेल्फ विद अ फ्यू लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट, दिस हेल्प हिम टू कीप हिमसेल्फ वार्म बिकॉज, यानी एक बैगर है, एक भिखारी है, उसने अपने आप को कुछ न्यूज़पेपर में से लिपेट दिया है, खुद को लिपेट दिया है, कब? ठंडियों की रात में। दिस हेल्प हिम टू कीप हिमसेल्फ वार्म बिकॉज, ये उसे गर्म रहने में मदद करता है। क्यों गर्म रहने में मदद करता है पूछा गया है। पहला है फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर ऑफ न्यूज़पेपर प्रोड्यूसेस हीट, यानी जो आपके अखबार हैं उनके बीच में जो घर्षण होता है उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस कारण जो है जो बैगर है, भिखारी है, उसका जो शरीर है वो गर्म रहता है। दूसरा है एयर ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर ऑफ न्यूज़पेपर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी जो आपका अखबार है या न्यूज़पेपर है उसके बीच में हवा ट्रैप हो जाती है, हवा फंस जाती है, जो कि बैड कंडक्टर है हीट का, यानी ऊष्मा का कुचालक है, इस कारण। तीसरा है न्यूज़पेपर इज अ कंडक्टर ऑफ हीट, यानी जो आपका अखबार है वो हीट का कंडक्टर है, यानी ऊष्मा का चालक है। न्यूज़पेपर इज एट अ हायर टेम्परेचर देन टेम्परेचर ऑफ द सराउंड, जो आपका न्यूज़पेपर है, अखबार है, उसका जो तापमान है वो ज्यादा है आसपास के तापमान। तो अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें, जब भिखारी न्यूज़पेपर को अपने चारों तरफ लपेट देता है ठंडियों में, उसे गर्म महसूस होता है, तो बेसिकली ये इसलिए होता है क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आपका न्यूज़पेपर है वो आपका कागज से बना है, और कागज क्या है? आपका बैड कंडक्टर है हीट का, यानी जो आपकी हीट है, ऊष्मा है, उसका कुचालक है। जब वो अखबारों को लपेट देता है, उसके कुछ लेयर्स लपेट देता है, तो बीच में अखबारों के बीच में क्या हो जाती है? एयर ट्रैप हो जाती है, यानी हवा फंस जाती है। और हम ये जानते हैं कि जो एयर होती है, हवा होती है, वो आपका क्या है? कुचालक है ऊष्मा का। तो यही कारण है कि जो वो भिखारी है उसे जो है अखबार लपेट के गर्म महसूस होता है, क्योंकि पहली बात अखबार भी आपका पुअर कंडक्टर है, यानी कुचालक। दूसरी, बीच में एयर ट्रैप हो गई, बीच में हवा फंस गई, तो जो हवा की लेयर बनी है, ठीक है, हवा की जो लेयर बनी है, हवा का जो आवरण बना है, उससे क्या हो रहा है? आप वो भी एक पुअर कंडक्टर है, जिस कारण जो वो बैगर है या भिखारी है उसे गर्म महसूस हो रहा है। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, एयर ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी जो आपका अखबार है उसके बीच जो हवा ट्रैप हो रखी है, जो फंसी है, वो क्या है? बैड कंडक्टर है, कुचालक है ऊष्मा। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, सोनू एंड रिया मेजर्ड देयर बॉडी टेम्परेचर। सोनू फाउंड हिज to be 98.6 degree Fahrenheit and Riya recorded 37 degrees Celsius. Which of the following statement is true? यानी सोनू ने और रिया ने क्या किया? अपने शरीर का तापमान मापा, और सोनू ने ये देखा कि उसकी जो शरीर है, उसका जो बॉडी है, उसका जो तापमान है, उसका जो टेम्परेचर है वो आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जबकि रिया की शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आपको ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सोनू हैज अ हायर बॉडी टेम्परेचर देन रिया। पहला है कि सोनू का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज्यादा है रिया के बॉडी के टेम्परेचर से। दूसरा है सोनू हैज अ लोअर बॉडी टेम्परेचर देन रिया, यानी सोनू का जो शरीर का तापमान है वो कम है रिया से। बोथ हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, दोनों के शरीर का तापमान बराबर है, जो कि नॉर्मल है, ठीक है। और डी है बोथ आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी दोनों को बुखार हो रखा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है।
तो अगर हम रिया की बात करें और सोनू की बात करें, दोनों का जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है वो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, यानी दोनों का जो शरीर का तापमान है वो नॉर्मल है। तो यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, बोथ हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चन समझाया आपको समझ में आ गए होंगे, आपने इन्हें अच्छे से समझा होगा और नोट डाउन भी किया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।